वेलकम टू RX फार्मा चैट। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ द यूटेराइन फिब्रॉइड। बच्चेदानी में होने वाली जो गांठें होती हैं, जो रसौलियां हो जाती हैं, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। उसको ट्रीट करने के लिए या तो सर्जरी की जाती है या फिर मेडिसिन के द्वारा उनको श्रिंक करने की प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बच्चेदानी में जो गांठें हो जाती हैं उसको किस तरीके से उनका इलाज किया जाता है, कैसे उनको ट्रीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डायग्नोस्ड किया जाता है अल्ट्रासाउंड थेरेपी के द्वारा। यहाँ पे डायग्नोसिस की जो डिटेल्ड वीडियो है, मैंने की बेसिक वीडियो आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों वीडियोस के लिंक दे रखे हैं। आप लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पे वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड थेरेपी के द्वारा ही डायग्नोस किया जाता है कि किस बच्चेदानी की किस जगह पे फिब्रॉइड हो गए हैं, अंदर की साइड या लाइनिंग में हो गए या बाहर की मसल्स में हो गए हैं, और किस साइज के हो गए और कितने नंबर्स में हो गए हैं। एक हो गया है, दो हो गया या कितने सारे हो गए हैं। सेकंड वन है यहाँ पे सर्जरी। सर्जरी क्या की जाती है यहाँ पे फिब्रॉइड को, रसोलियों को रिमूव करने के लिए यूट्रस के द्वारा। बच्चेदानी में जो भी रसोलियां हो गई हैं उनको सर्जरी के द्वारा, कट के द्वारा रिमूव किया जाता है, या और भी यहाँ पे प्रोसीजर्स होते हैं कि कैसे उनको रिमूव किया जाता है। ये मैं आगे आपको डिटेल से बताती हूँ। थर्ड वन है यहाँ पे मेडिकेशंस। मेडिसिन यहाँ पे यूज करते हैं फिब्रॉइड को श्रिंक करने के लिए। जो रसोलियां हो गई हैं उनको मेडिसिन क्या करती हैं, अगर इतने साइज की रसोली हो तो मेडिसिन के द्वारा वो बिल्कुल श्रिंक हो जाती हैं, बिल्कुल छोटी हो जाती हैं। और जो भी सिम्टम्स यहाँ पे यूट्राइन फिब्रॉइड की वजह से, बच्चेदानी में जो रसौलियां होंगी उसकी वजह से जो भी लक्षण दिख रहे हैं औरत में, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका महीने का जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग चल रही है, उनकी 15-15 दिन ब्लीडिंग चल रही है, लॉन्ग लास्टिंग चल रही है, या फिर उनकी जो भी हैवी, उनको सीवियर पेन हो रही है, उन सिम्टम्स को कैसे कम हो जाते हैं यहाँ पे मेडिकेशंस के द्वारा। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स एगोनिस्ट की। जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये हमारे मस्तिष्क में होती है, हमारे ब्रेन में होती है, हाइपोथैलेमस होता है, इससे ही गोनाडोट्रोपिन्स आगे रिलीज होते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स आगे रिलीज करता है ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन्स एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। अब ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स जो होते हैं, ये जो मेन होते हैं, मेन में ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे जो होते हैं ये प्रेगनेंसी में हेल्प करते हैं, अंडे बनाने में हेल्प करते हैं, और वुमन में ये ओवरीज को मेक करते हैं, मतलब कि अंडे बनाने में, यहाँ पे एग बनाने में वुमेन्स में भी हेल्प करते हैं। और ये ओवरी से जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की हेल्प से ही यहाँ पे एग बनते हैं औरत में। तो इन दोनों हार्मोन्स की ये रिलीज होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में और प्रेगनेंसी होने में ये दोनों जो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि गोनाडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन्स एगोनिस्ट जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं। दे टेम्परेरी श्रिंक द फिब्रॉइड। ये जो फिब्रॉइड्स होते हैं ये उनको टेम्परेरी श्रिंक कर देते हैं यहाँ पे, और ब्लीडिंग को स्टॉप कर देते हैं बाय द ब्लॉकिंग प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल। यहाँ पे क्या करते हैं गोनाडोट्रोपिन्स, क्या करते हैं, ये जो एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स रिलीज हो रहा है फीमेल में, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कोज करता है, तो इस एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है, प्रोडक्शन होती है, उसको ये डिक्रीज कर देता है। अगर एस्ट्रोजन की ये लेवल यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में जो ब्लीडिंग हो रही है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, और अपने आप जो फिब्रॉइड हो रखे हैं यूट्रस में वो श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं मेडिसिन की बात करती हूँ लुप्रोन की। ये क्या करता है, फिब्रॉइड के जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये जो लुप्रोन होता है ये एक मेडिसिन है। ये जो भी सिम्टम्स हमारी फिब्रॉइड के साथ साथ चलते हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में प्रॉब्लम आती है, ब्लीडिंग लॉन्ग लास्टिंग चलती है, या बहुत सीवियर पेन यहाँ पे हो रही है, तो उन सिम्टम्स को ये इंप्रूव करने में हेल्प करता है, उन सिम्टम्स को कम करने में हमारी ये हेल्प करता है। लेकिन जब ये मेडिसिन हम लेते हैं तो उसके साथ साथ साइड इफेक्ट चलते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी मेडिसिन अगर लॉन्ग लास्टिंग हम ले रहे हैं, कोई भी मेडिसिन हम ले रहे हैं, तो उसके साइड इफेक्ट साथ साथ में चलते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट्स देखते हैं। हॉट फ्लैशेज, जैसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आपको आना शुरू हो जाती है, जैसे लू सी लगती है, ऐसे फील होता है इस मेडिसिन को लॉन्ग टाइम अगर आप यूज़ करते हैं तो। बोन लॉस
होने का खतरा यहाँ पे रहता है। और अनप्लीजेंट मेनोपॉज, जो मेनोपॉज होता है वो पता नहीं आपका कब होएगा, 55 में होएगा या 60 में होएगा, तो लॉन्ग यहाँ पे मेनोपॉज जो होता है वो अनप्लीजेंट होता है। इट शुड बी टेकन ओनली ऑन द डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन प्रेस्क्राइब्ड डेज, मतलब कि ये जो लुप्रोन ड्रग है इसको सिर्फ और सिर्फ आप डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के द्वारा ही ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से ही ले सकते हैं। और वैसे भी अगर मेडिकल स्टोर से आप ये मेडिसिन लेते हैं तो शायद आपको नहीं दी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से ली जाती है और उतने ही दिनों के लिए लेनी चाहिए जितने दिनों के लिए आपको डॉक्टर ने लेने के लिए बोला है। तो ये क्योंकि ये जो मेडिसिन होती हैं ये सिर्फ उस बेस के ऊपर काम करती हैं कि कितना बड़ा आपका फिब्रॉइड है, जितना बड़ा साइज उसका, जैसे 10 से 13 सेंटीमीटर से भी बड़ा साइज आपका यहाँ पे फिब्रॉइड का चल रहा है, तो उस केस में ही हमें यहाँ पे ये वाली मेडिसिन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, उस हिसाब से ही रिकमेंड करते हैं और एज के हिसाब से ही रिकमेंड करते हैं। तो अपने आप ये मेडिसिन आप मार्केट से लेके मत खाइए, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वही आपके फिब्रॉइड के हिसाब से आपको मेडिसिन रिकमेंड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन बैलेंसिंग मेडिकेशंस। हार्मोन बैलेंसिंग मेडिकेशंस जो होते हैं, जब एस्ट्रोजन को बहुत ज्यादा रिलीज होने लग जाता है यहाँ पे, तो हमारे फिब्रॉइड के चांसेस हो जाते हैं, बच्चेदानी में रसौलियों की चांसेस हो जाती हैं। लेकिन जो हार्मोन बैलेंसिंग मेडिकेशंस होती हैं, इससे जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो बिल्कुल उनका लेवल बैलेंस बन जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जो यूट्रस में हमारे फिब्रॉइड बन गए हैं वो अपने आप श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस, इनको IUD भी कहते हैं। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन रिलीजिंग इंट्रायूटेरिन डिवाइस होते हैं, ये क्या करते हैं, टेम्परेरी हमारे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देते हैं। मतलब कि टेम्परेरी होता है लेकिन परमानेंट यहाँ पे प्रिवेंट नहीं करते हैं प्रेगनेंसी को। तो ये क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मोन का यहाँ पे रिलीज करते हैं इन द यूटेराइन कैविटी। यूट्रस की जो हमारी कैविटी होती है, यूटेराइन कैविटी होती है, तो उसमें क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स का यहाँ पे रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन का रिलीज करते हैं, प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करते हैं, जो कि जिससे क्या होती है, जो ब्लीडिंग होती है वो कम हो जाती है। मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रिलीज यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोडक्शन हो रही है, प्रोजेस्टेरोन की यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, तो उस प्रोडक्शन को ये डिक्रीज कर देते हैं बहुत स्मॉल अमाउंट में। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे 90% हो रही है, तो यहाँ पे बिल्कुल 20% ये रिलीज करने की यहाँ एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से क्या होती है, फिब्रॉइड की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो हमारी ब्लीडिंग हाई हो रही है, तो वो ब्लीडिंग बिल्कुल कम हो जाती है। और सेम जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हमारे चलते हैं 5-6 दिन, तो उसी तरीके से हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हैं वो चलने लग जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं MRI की, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसमें क्या होता है, ये भी एक फोकस्ड अल्ट्रासाउंड सर्जरी होती है। इस सर्जरी में क्या होता है, ये हमारे फिब्रॉइड को श्रिंक करने में हेल्प करते हैं, उसको सिकुड़ने में हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो फिब्रॉइड्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। और इससे जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है, इसके ड्यूरिंग ये जो थेरेपी चलती है, ये जो प्रोसीजर चलता है, इसके ड्यूरिंग एक साउंड वेव से निकलती है। ये जो साउंड वेव्स होती है, ये हमारे फिब्रॉइड्स के ऊपर फोकस्ड करती है कि किस तरीके का फोकस फिब्रॉइड है, कहाँ है और उसको कैसे श्रिंक करना है, इस बात के ऊपर ये फोकस्ड करती है। और यहाँ पे ये फिब्रॉइड को श्रिंक करने का काम करती है। उस जो साउंड वेव्स हैं ये हमारे फिब्रॉइड को बिल्कुल सिकुड़ देती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंडोमेट्रियल एब्लेशन। एंडोमेट्रियल एब्लेशन भी एक प्रोसीजर है यहाँ पे फिब्रॉइड को कम करने के लिए, फिब्रॉइड को खत्म करने के लिए। यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये जो यूट्रस की हमारी अंदर की लाइनिंग होती है, यूट्रस की हमारी अंदर की लाइनिंग होती है, जहां भी हमारे यहाँ पे फिब्रॉइड हो गए हैं, तो उस लाइनिंग को ही यहाँ से रिमूव किया जाता है। लेकिन ये जो एंडोमेट्रियल एब्लेशंस होता है, इसमें कौन सी लाइनिंग होती है हमारी यूट्रस के अंदर, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है, ये हमारी प्रेगनेंसी ठहरने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। प्रेगनेंसी ठहरने के लिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये क्या होता है, अगर एंडोमेट्रियल एब्लेशंस यहाँ पे कर देते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। इसलिए जब भी ये प्रोसीजर्स डॉक्टर्स के द्वारा पेशेंट के लिए किया जाता है, तो ये खास ध्यान यहाँ पे रखा जाता है कि जो चाइल्ड बियरिंग एज होती है लेडीज़ की, अगर जैसे आप फिब्रॉइड की
सर्जरी करा रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है, डॉक्टर्स आपको स्पेशल ध्यान देते हैं कि आपने और फ्यूचर में आपको बेबी चाहिए या नहीं चाहिए, या पहले आपके कितने बेबी हैं कितने नहीं। अगर आपको फ्यूचर में बेबी चाहिए तो ये वाली प्रोसीजर जो है आपके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी होने के लिए एंडोमेट्रियम लाइनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस लाइनिंग को इस प्रोसीजर में रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है यूटेराइन आर्टरी इमोबिलाइजेशन। इस कंडीशन में क्या होता है, जो फिब्रॉइड को सप्लाई करती है हमारी ब्लड वेसल्स, उसी को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है। कैसे? एक केमिकल को इंजेक्ट करते हैं हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर लेग के थ्रू, तो वो जो ब्लड सप्लाई करता है हमारे फिब्रॉइड को, वो ब्लड वेसल ही यहाँ पे ब्लॉक्ड हो जाती है। तो ये जो प्रोसीजर होता है ये एक्सरे स्कैन के द्वारा किया जाता है, और जो केमिकल्स यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं वही हमारी फिब्रॉइड को, रसोलियों को श्रिंक करने का काम करता है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्जरी की। कोई भी इसकी मेडिकेशंस हो, कोई भी सर्जरी हो, या कोई भी इसका प्रोसीजर जो फिब्रॉइड को निकालने के लिए, फिब्रॉइड को श्रिंक करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो डॉक्टर की सलाह से ही किया जाता है। इसलिए अगर आपको यूटेराइन में, अगर आपको गर्भाशय में किसी भी तरह की छोटी मोटी रसोली है, बड़ी है, कोई भी प्रॉब्लम आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में आ रही है, तो एक बार अपने गायनाकोलॉजिस्ट से प्लीज़ आप कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रोसीजर्स होते हैं, चाहे वो मेडिकेशंस है, चाहे वो सर्जरी है, ये टोटल डिपेंड करता है आपकी एज के ऊपर, आपके बच्चे कितने हैं, फ्यूचर में आपके बच्चे चाहिए या नहीं, और आपकी फिब्रॉइड का क्या साइज है, क्या उसकी लोकेशन है, कहाँ पे हो रखे हैं और कितने नंबर्स में हो रखे हैं, वो 1 है, 2 है या 3 है, तो ये टोटली इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए आप कोई भी प्रोसीजर्स खुद यहाँ पे डिसाइड ना कीजिए, कोई भी मेडिकेशंस आप खुद यूज ना कीजिए, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया है कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी बाद में हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्जरी की। तो सर्जरी करने से पहले हर एक पेशेंट के साथ डॉक्टर्स यहाँ पे कंसल्ट करता है, डॉक्टर्स यहाँ पे बात करते हैं, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और सर्जरी भी डिपेंड करती है आपकी टोटल रिपोर्ट्स के ऊपर कि आपकी रिपोर्ट्स किस तरीके की आती हैं। तो ये रिपोर्ट्स में क्या होता है कि साइज कितना है आपकी फिब्रॉइड का, आपकी रसोलियों का, क्या क्या लोकेशन है, वो कहाँ पे हो रखी हैं और कितने नंबर्स में हो रखी हैं, और आपके चिल्ड्रंस, आपके बच्चे कितने हैं, आपको फ्यूचर में बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए, या पहले ही आपका ऑपरेशन करने से पहले, आपकी सर्जरी करने से पहले ही आपके पास बच्चे हैं जितने आपको चाहिए। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा, तो उसके ऊपर ये डिपेंड होता है कि आपकी सर्जरी वहाँ पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और जब भी सर्जरी करते हैं तो उससे पहले डॉक्टर्स ये कंफर्म करते हैं कि कैसी रिपोर्ट्स आपकी है, और आपसे एक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो साइन करवा लिए जाते हैं सर्जरी करने से पहले, जिसमें कुछ भी जो है वो रूल्स वगैरह लिखे हुए होते हैं कि आप ये सर्जरी अपनी मर्जी से करवा रहे हैं या सर्जरी के बाद आपको ये साइड इफेक्ट आएंगे, तो कंप्लीट वहां पे इंफॉर्मेशन आपको पहले दी जाती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो सर्जरी होती है ये एक वे होता है हमारे यूट्रस से, हमारे गर्भाशय के अंदर से फिब्रॉइड को रिमूव करने का। किस कंडीशंस में स्पेशली सर्जरी जो है वो फॉलो की जाती है? जब आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे आ रही हैं कंसीविंग में, मतलब कि आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही है, यहाँ पे बार बार प्रेगनेंसी होने के बाद आपका मिसकैरेज हो रहा है, 2.5 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तो आपको प्रेगनेंसी ठहरने में, बच्चा पैदा करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। उस कंडीशन में सर्जरी आपको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। आफ्टर प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होने के बाद आप सर्जरी को चूज कर सकते हैं कि किस तरीके की सर्जरी आपको चाहिए। जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो आप फ्यूचर में किस तरीके की सर्जरी आपको चाहिए, आप यूट्रस रिमूव करवाना चाहते हैं या आपके फिब्रॉइड रिमूव करवाना चाहते हैं, और आप करवाना चाहते हैं सर्जरी या नहीं करवाना चाहते हैं, तो डॉक्टर्स कंप्लीट आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं, कंप्लीट आपसे इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। तो जो सर्जरी होती है वो स्पेशली किस केसेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रेगनेंसी ठहरने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, मिसकैरेज बार बार हो रहा है, या बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में हो रही है, और जो ब्लीडिंग हो रही है
उसमें थिक मासेस, थिक जो मासेस के टुकड़े टुकड़े से आपको बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पीरियड्स के दौरान, जिसको आपके वेजाइना के थ्रू से रूट से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा पेन का सामना आपको करना पड़ रहा है, और सिवियर पेन, सिवियर प्रेशर आपको यहाँ पे लोअर बेली में हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में, पेडू के पास जहाँ पे पेल्विक एरिया होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा पेन का सामना आपका करना पड़ रहा है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब आपका थोड़ी थोड़ी देर के बाद, जैसे 15-15, 20-20 मिनट के बाद आपको यूरिन पास करने जाना पड़ता है, और पूरी तरह से आपको जब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आपको ब्लैडर को यहाँ पे खाली करने में, मतलब कि एक बार में आप यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको प्रेशर ऐसे फील हो रहा है कि आपको बार बार यूरिन पास करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस, जैसे लगातार आपको यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन रह रही है, या रेक्टम की जगह आपको स्वेलिंग या फिर छोटे छोटे मसे हो गए हैं उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से, तो इस कंडीशन में डॉक्टर आपको सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। पहले आपके क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाद वो प्रोसीजर्स शुरू करते हैं। तो ये जो सर्जरी होती है ये दो तरीके की होती है, एक तो मायोमेक्टोमी होती है, एक हिस्टेरोरेक्टोमी होती है। जो मायोमेक्टोमी होती है उसमें स्पेशली जो फिब्रॉइड्स होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं, लेकिन जो हिस्टेरोरेक्टोमी होती है उसमें बच्चे होने के बाद यूट्रस रिमूव करने की सर्जरी होती है। तो सबसे पहले यहाँ मायोमेक्टोमी के बारे में हम बात करते हैं। मायोमेक्टोमी में क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चेदानी में रसौलियाँ हो गई हैं उसको रिमूव किया जाता है, और जो भी सिम्टम्स होते हैं उसको रिलीव किया जाता है। मतलब कि जैसे ब्लीडिंग 15-15 दिन आपको चल रही है, लॉन्ग लास्टिंग चल रही है, लॉन्ग टाइम तक चल रही है, सिवियर पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, तो उन सारे सिम्टम्स को यहाँ पे रिलीव किया जाता है मायोमेक्टोमी सर्जरी के द्वारा। तो मायोमेक्टोमी सर्जरी जो होती है ये एक ऑप्शन है पेशेंट के लिए जब वो फ्यूचर में बच्चे चाहिए, जब और अपना यूट्रस जो है वो लाइफ टाइम रिमूव नहीं करवाना चाहती हैं, बच्चों के बाद भी रिमूव नहीं करवाना चाहती है, तो वो मायोमेक्टोमी यहाँ पे चूज कर सकती हैं। 90% लेडीज जो होती हैं वो मायोमेक्टोमी ही चूज करती हैं अपने यूट्रस के जो फिब्रॉइड हो गए हैं, रसौलियाँ हो गई, उनको रिमूव करवाने के लिए। और जो 90% केसेस में क्या होता है, यहाँ पे जो फिब्रॉइड रिमूव हो गए हैं वो दोबारा ग्रो नहीं करते हैं, वो दोबारा आगे नहीं बढ़ते हैं। और लेकिन यहाँ पे 30% केसेस में देखा गया है कि जो रिमूव कर दिए गए हैं फिब्रॉइड, उनके अलावा कहीं और जगह पे यहाँ पे फिब्रॉइड हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जड़ें जो होती हैं, कहीं ना कहीं ऐसे कण रह जाते हैं जो कि इन फिब्रॉइड को दोबारा डेवलप करने के लिए आगे कॉज कर देते हैं। तो ये जो सर्जरी होती है ये आपको 5 साल के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से सर्जरी कराने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो फिब्रॉइड आपने रिमूव किए हैं वहाँ पे फिब्रॉइड नहीं होता, लेकिन दूसरी जगहों पे आपको फिब्रॉइड होने के यहाँ पे डेवलप होने के चांस रहते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है हमारे नंबर्स, कितने नंबर्स में आपकी फिब्रॉइड्स है, कितनी जगह पे हो गई हैं, कितनी रसौलियाँ आपके बच्चेदानी में है, या उनका साइज क्या है, कितनी बड़ी है वो, कितनी छोटी है वो, और उनकी लोकेशन क्या है, किस जगह पे, या यूट्रस के अंदर हो रखी है, अंदर की लाइनिंग में हो रखी है, बाहर की लाइनिंग में, ऊपर हो रखी है, या नीचे सर्विक्स के पास हो रखी है, कहाँ हो रखी है। तो ये हर प्रोसीजर, हर जो सर्जरी होती है उसको करने से पहले आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। आपके जनरल एनेस्थीसिया मतलब कि आपकी पूरी बॉडी को एनेस्थाइज कर दिया जाता है, ताकि आपको सर्जरी का, किसी कट का, बिल्कुल भी किसी प्रोसीजर का आपको फील ना हो, आपकी बॉडी को फील ना हो। तो मायोमेक्टोमी होती है ये 3 प्रोसीजर से की जाती है। सबसे पहले है हिस्टेरोस्कोपी, सेकंड वन है एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी, और थर्ड वन है लैप्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हिस्टेरोस्कोपी के बारे में। ये जो हिस्टेरोस्कोपी सर्जरी होती है ये मोस्ट इफेक्टिव होती है जब आपकी यूट्रस में, आपके गर्भाशय में छोटे और बिल्कुल कुछ ही फिब्रॉइड हो, तो उनको रिमूव करने के लिए ये सर्जरी जो होती है हिस्टेरोस्कोपी यहाँ पे यूज की जाती है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपकी इनर लाइनिंग में भी, अगर आपके यूट्रस की इनर लाइनिंग में भी कोई फिब्रॉइड है तो उसको रिमूव करने के लिए भी यहाँ पे हिस्टेरोस्कोपी जो है वो फॉलो की जाती है प्रोसीजर्स। ये जो प्रोसीजर होता है ये वाइना के रूट से किया जाता है, और इसमें क्या होता है, एक बहुत लंबी वायर होती है, वो लॉन्ग, थिन और लाइटेड, जिसके आगे लाइट लगी हुई, ऐसे टेलीस्कोप के द्वारा यहाँ पे सर्विक्स यूट्रस में इंसर्ट करके, ये टेलीस्कोप इंसर्ट करके ये प्रोसीजर्स किया जाता है, ताकि वहाँ प्रॉपर तरीके से साइज या नंबर्स या जितने भी यहाँ पे फिब्रॉइड हो रखे हैं वो पता चल जाए।
और इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है, यूट्रस के अंदर एक फ्लूइड, एक केमिकल यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है और उसको एक्सपेंड किया जाता है आपके यूट्रस के अंदर, ताकि पता चल जाए कि कहाँ कहाँ आपको फिब्रॉइड है और किस तरीके का फिब्रॉइड है, कितने नंबर्स में फिब्रॉइड है, कितने फिब्रॉइड्स हो रखे हैं यूट्रस के अंदर। तो फिब्रॉइड यूट्रस की कंप्लीट यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने के लिए ये वाला प्रोसीजर यहाँ पे किया जाता है। ये फ्लूइड यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, केमिकल इंजेक्ट किया जाता है, और जो भी आपके डॉक्टर्स हैं, सो सर्जन्स हैं, वो एक डिवाइस को यहाँ पे यूज करते हैं आपके फिब्रॉइड को कट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो यहाँ पे एक दिन का आपको 24 घंटे का यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, ताकि आपकी कंडीशन देखी जा सके आपके सर्जरी के बाद कि कैसी कंडीशन आपकी ठीक है या नहीं। अगर नहीं ठीक है तो वो आपको मेडिसिन देते हैं आपको ठीक करने के लिए। तो जब आपकी कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है तो आपको घर के लिए हॉस्पिटल से आपको लीव किया जाता है। एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी, जिसको हम लेप्रोटोमी भी कहते हैं, लार्ज फिब्रॉइड्स को निकालने के लिए जिनका साइज 10 से 13 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, बड़े होते हैं, उन फिब्रॉइड्स को रिमूव करने के लिए सर्जरी को किया जाता है, इस प्रोसीजर को किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा स्टार हमारी सर्जरी के बाद भी हमारे बेली के ऊपर, लोअर बेली के ऊपर रह जाता है। और अदर सर्जरीज, मतलब कि जो दूसरी सर्जरीज होती हैं, जैसे लेप्रोस्कोपी होती है या हमारी हिस्टोस्कोपी होती है, तो उस स्कोपीज के, उस सर्जरीज के में कोई भी स्कार नहीं रहता है। लेकिन हमारा जो एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी, इसीलिए इसको एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी, क्योंकि ये लोअर बेली के ऊपर एक बड़ा सा इंसीजन, एक बड़ा सा कट किया जाता है इन फिब्रॉइड्स को निकालने के लिए, जहां पे आफ्टर ये स्कार लीन कर देता है, स्कार एक छोड़ देता है। तो इस केस में क्या होता है, एक कट दिया जाता है हमारे लोअर बेली के ऊपर और हमारे फिब्रॉइड्स को रिमूव किया जाता है। यहाँ पे जो यूट्रस के वॉल के ऊपर भी यहाँ पे फिब्रॉइड्स हो रखे होते हैं, एब्डोमिनल मायोमेक्टोमी को स्पेशली उस केस में यहाँ पे यूज किया जाता है, उस प्रोसीजर को यहाँ पे प्रोसीड किया जाता है। तो यहाँ पे 4 से 5 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन आपको रिक्वायर्ड होती है। 4-5 दिन के बाद जब आप नॉर्मल, आप डॉक्टर आपको फील करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में ये आ गए हैं, आप घर जा सकते हैं, तो आपको हॉस्पिटल से लीव किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेप्रोस्कोपी की। लेप्रोस्कोपी जो होती है, यहाँ पे स्मॉल, बिल्कुल छोटे और कम जो फिब्रॉइड होते हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है, इन फिब्रॉइड्स को निकालने के लिए एक स्मॉल सा कट हमारे यहाँ पे बेली के ऊपर, लोअर बेली के ऊपर दिया जाता है, और एक टेलीस्कोप होता है जिसको इंसर्ट किया जाता है पेल्विक के और यूट्रस की कंडीशन को देखने के लिए, फिब्रॉइड्स को देखने के लिए कि किस लोकेशन पे यहाँ पे फिब्रॉइड हो रखे हैं। देन क्या करते हैं, इस कट के द्वारा डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से यहाँ पे इन फिब्रॉइड्स को कट कर देते हैं, और 1 से 2 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है आपकी कंडीशन को नॉर्मल होने के लिए। देन उसके बाद आपको लीव कर दिया जाता है। डॉक्टर्स जैसे भी आपकी कंडीशन देखते हैं कि अब इनकी कंडीशन ठीक हो गई है, तो आपको लीव कर दिया जाता है। हिस्टेरेक्टोमी की, हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ यूट्रस, यहाँ पे यूट्रस हमारे बोम का रिमूवल कर दिया जाता है, जिसके बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती दोबारा, आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ सकते दोबारा, और एक बार जब यूट्रस रिमूव कर दिया जाता है तो दोबारा ये यहाँ पे सेट नहीं किया जा सकता आपकी बॉडी में। जिस तरीके से कोई भी ऑर्गन अगर आपकी बॉडी में से निकाले तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, आपको उसकी कमी फील होने लग जाती है, उसी तरीके से दोबारा से आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं जब हिस्टेरेक्टोमी आपकी कर दी जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आपको नहीं आती। एक तरीके से आपका जो मेनोपॉज कंडीशन होती है, जो 45-50 के बाद आपकी स्टार्ट होती है, तो वो मेनोपॉज पीरियड्स आपका स्टार्ट हो जाता है। स्पेशल कंडीशन में क्या होती है, जैसे आपके बच्चे हो गए और आपकी यूट्रस की कंडीशन बिल्कुल खराब हो गई है, बिल्कुल वो वेजाइना के रास्ते से बाहर आ गया, जैसे यूटेराइन प्रोलैप्स आपका चल रहा है, तो उस कंडीशन में भी हिस्टेरेक्टोमी आपके लिए रिकमेंड की जाती है। और अगर आप एग्री होते हैं तो डॉक्टर के द्वारा प्रोसीजर्स आगे फॉलो किए जाते हैं। ये जनरली सेफ होती है, लेकिन क्या होता है, जैसे मेजर सर्जरी के बाद आपको कुछ रिस्क हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, तो इस कंडीशन में भी वैसे ही होता है, जैसे कि मोटापा जल्दी आपके शरीर में आने लग जाता है, बॉडी में आप ओबीज होने लग जाते हैं, और यहाँ पे ब्लड क्लॉट आपकी बॉडी में बनने लग जाते हैं, और कोई भी इंफेक्शन हो तो वो जल्दी आपको हो जाता है। 6 से 8 वीक्स लगते हैं आपको रिकवर होने के लिए। और जब भी आप रिकवरी टाइम आपका चल रहा है, टोटल आपको रेस्ट करनी है, किसी तरीके की कोई भारी चीज नहीं उठानी है, ज्यादा आपको बेंड नहीं होना है, ज्यादा चलना फिरना है, टोटल आपको बेड रेस्ट यहाँ पे रिकमेंड की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा।
तो स्पेशली किन केसेस में हिस्टेरेक्टोमी की जाती है? जब बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग आपको चल रही है, हैवी पीरियड्स आपके चल रहे हैं फिब्रॉइड्स की वजह से, और पेल्विक में जो प्रेशर है, पेन है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते उस प्रेशर को, उस पेन को, क्योंकि आपका जो ब्लैडर है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की वजह से। इसलिए आपके यहाँ पे सीवियर पेन और सीवियर प्रेशर रहता है। इस केसेस में भी यहाँ हिस्टेरेक्टोमी की जा सकती है। प्रोलैप्स यूट्रस, अगर बहुत ज़्यादा फोर्थ या थर्ड कंडीशन आपकी यूट्रस की चल रही है, बिल्कुल वेजाइना के रास्ते में बाहर आ गया, तो इस कंडीशन में भी ये सर्जरी फॉलो की जाती है। और अगर आपके बोम में, अगर आपके यूट्रस में किसी तरीके का, या ओवरीज में या सर्विक्स का में किसी तरीके के कोई कैंसर है, तो उस केस में भी हिस्टेरेक्टोमी सर्जरी जो है वो फॉलो की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। लेकिन हर सर्जरी के पहले जैसे आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है कि आप करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं और आपके लिए ये सेफ है, तो डॉक्टर्स आपको सारा कुछ डिटेल में आपको बताते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करवाने के बाद ये सर्जरीज होती है। लेकिन ये जो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी होती है या लेप्रोरेक्टोमी होती है, तो उस केसेस में क्या होता है, कम टाइम लगता है आपको रिकवर होने के लिए। उनमें क्या लगता है, 3 से 4 दिन में आप रिकवर हो जाते हैं। लेकिन कोई भी सर्जरी हो, चाहे वो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी हो या हिस्टेरेक्टोमी हो या आपकी लेप्रोरेक्टोमी हो, तो हर में क्या आपको करना है कि आपको टोटल रेस्ट करनी है। कोई भी आपको ज़्यादा बैंड नहीं यहाँ पे होना है, हैवी थिंग्स नहीं आपको यहाँ पे उठानी है, कोई टेंशन नहीं आपको लेनी है, प्रॉपर आपको यहाँ पे बेड रेस्ट करनी है। तो आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट यहाँ पे फील कर सकते हैं इन सर्जरी के बाद में, जैसे जिस जगह पे आपको इंसीजन या कट लगा है आपके लोअर बेली पे, वहाँ पे रेडनेस आपको आ सकती है। वहाँ पे जब वो जो आपके स्टिचेस लगे हैं वहाँ पे वो जब ठीक होना शुरू होते हैं, तो वहाँ पे स्वेलिंग भी आ सकती है, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, आपको ईचिंग हो सकती है। तो इन प्रॉब्लम्स का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है, ये डिस्कम्फर्ट आपको आ सकते हैं। तो आगे भी फर्दर होती है, एक होती है हमारे पास टोटल हिस्टेरेक्टोमी। टोटल हिस्टेरेक्टोमी में क्या होता है, आपका कंप्लीट यहाँ पे यूट्रस और सर्विक्स आपका यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन ओवरीज को यहाँ पे आपके बॉडी के अंदर ही लीव कर दिया जाता है। ओवरीज की रिमूवल यहाँ पे नहीं होती है। सेकंड होता है यहाँ पे सुप्रा सर्विकल हिस्टेरेक्टोमी। तो इस कंडीशन में सुप्रा सर्विकल में क्या होता है, अपर पार्ट जो होता है यूट्रस का रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन जो आपका सुप्रा सर्विकल मतलब कि जो सर्विक्स पार्ट होता है वो आपका बॉडी के अंदर ही लीव कर दिया जाता है, वो आपका रिमूव यहाँ पे सर्विक्स रिमूव नहीं किया जाता है। थर्ड वन क्या है, टोटल हिस्टेरेक्टोमी विद बाइलेटरल साल्पिंगोरेक्टोमी। इस कंडीशन में क्या होता है, यूट्रस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब्स आपकी रिमूव कर दी जाती है और आपके मेनोपोज जो सिम्टम्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। मेनोपोज जैसी कंडीशन औरतों की 45 से 50 एज के बाद जैसे पीरियड्स बंद हो जाते, तो वो कंडीशन आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ सर्जरी थी हमारे गर्भाशय के अंदर, जो रसौलियाँ हो जाती हैं, गांठें हो जाती है, तो उस कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा कंडीशन यहाँ पे इरोजन हो जाती है, उस कंडीशन में सर्जरी को अप्लाई करना पड़ता है ताकि आपको फर्दर आप कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी वीडियोस आपकी कितनी हेल्प कर रही है, प्लीज़ मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बता देना। मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने अपनी हर वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वुमेन पावर को सपोर्ट कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर देना, ताकि मेरी नए किसी भी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस टाइम।